हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, यानी कि बात चल रही है किशोर अवस्था के बारे में। अब क्योंकि ये हमारा रिविजन पोर्शन है तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन एडोलसेंट चूज फॉर हिज और हर मील। ठीक है, एक जो किशोर है उसे अपने भोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भोजन चूज करना चाहिए, कौन सा भोजन जो है वो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमने कहा था चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, ये जो है घर का खाना है जिससे कि आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। चलो, तो बेसिक क्वेश्चन था पहला हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसमें हमें पूछा गया था द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपॉज। ठीक है, तो हमने कहा कि एक फीमेल जो है उसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो कब से कब तक होता है। तो कब से आपको बताना है, कब तक होता है, मेनोपॉज तक होता है। ये तो हमें बताया गया है कि मेनोपॉज तक होता है, लेकिन कब से होता है, स्टार्ट कब से होता है। मेनोपॉज का मतलब हमने समझा था, मेनोपॉज ये कि जब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो ये होगा मेनोपॉज। मेनोपॉज की जो एज हमने बोली थी वो थी 45 टू 50 ईयर। ठीक है, 45 से 50 वर्ष की जो उम्र है, एक आइडल एज जो मानी गई है वो 45 से 50 वर्ष के बीच में जो मेनोपॉज की एज है वो मानी गई है। अब हमने कहा होता कब से है, तो आपने कहा देखो थोड़ा लॉजिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कहीं कहीं पे आप जो है, जैसे कहीं कहीं पे जो टर्म है, जो शब्द है, उनको आप तोड़ करके देखोगे तो उन्हीं से हमें डेफिनेशन मिल जाती है। कहीं कहीं पे आप लॉजिकली सोचोगे तो भी हमें आंसर मिल जाता है। कैसे? देखो, हमने बोला है मेनोपॉज का मतलब हमने कहा कि जब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो कंप्लीटली बंद हो जाती है, तो तब वहां तक होता है क्या? रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद नहीं होगा। अगर मेनोपॉज एक बार हो गया है तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो समाप्त हो गया है। एज हमारे पास आई है 45 टू 50 ईयर। अच्छा, हमने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो खत्म कब हो रहा है? आपने कहा कि जब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो जब खत्म हो रही है, जो मासिक धर्म है जो हमेशा के लिए जब यहाँ पे बंद हो जाते हैं, तब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो समाप्त हो जाता है। इट मीन्स कि शुरू कहाँ से हुआ होगा? ऑफ कोर्स जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ होगा तब से रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। तब क्योंकि खत्म भी तो तभी हो रहा है जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जा रही है। ठीक है, कंप्लीटली बंद हो रही है, हमेशा के लिए बंद हो रही है, तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो समाप्त हो गया है। अब आपने कहा कहाँ से स्टार्ट होगा? जहां से जो आपकी मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हुई होगी। अब हमें जानना ये है कि मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हमारे पास आया था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मीनाक। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन हर मीनाक एंड मेनोपॉज। तो दो टर्म जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, मीनार क्या होता है एंड मेनोपॉज क्या होता है। मीनार क्या है? फर्स्ट menstrual cycle is known as menarche and last menstrual cycle is known as menopause। ठीक है, जो पहली जो menstrual cycle है उसको आप menarche कहेंगे, जो लास्ट menstrual cycle होगी उसको आप क्या कहेंगे? menopause कहेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। आपके पास जो क्वेश्चन था वो ये था जिसमें आपसे बोले गए थे दो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं। ठीक है, पहले अच्छे से स्टेटमेंट को समझो क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है आपके पास। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, स्टेटमेंट पहले समझनी है। पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है स्वेट ग्लैंड, ग्रंथियों के नाम हमें दिए गए हैं। स्वेट ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है एंड ऑयल ग्लैंड है। 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं और आपने कहा कि ये इनका काम क्या होता है। अच्छा, ग्लैंड्स जो हैं, ग्लैंड्स के बारे में क्या समझते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ग्लैंड्स जिनको हम ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स जो हैं हमने कहा उनका काम जो है वो होता है सिक्रीशन या श्रावण। तो ये क्या करेंगे? इनका फंक्शन है यहाँ पे सिक्रीट करना। अब ये हार्मोन सिक्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, ये एंजाइम को सिक्रीट कर सकते हैं यहाँ पर। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि जो ग्रंथियां हैं वो 2 प्रकार के हमारे पास आती हैं। एक तो हमारे पास आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड,
एंड दूसरी हमारे पास आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कोशिश करेंगे कि आप खुद रिकॉल करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने क्या बोला था। अच्छा, ग्लैंड्स को हम बोलते हैं ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इजी है। श्रावी का मतलब होता है कि जो श्रावित करता है, ग्रंथि का मतलब है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। अगर ग्रंथि आपको नहीं समझ में अभी भी आ रहा है तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि लिवर, जैसे कि पैनक्रियास, जैसे कि हमारी पिट्यूटरी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी पिट्यूटरी होती है, ये हमारी कुछ ग्रंथियां आती हैं। अच्छा, आपने लिवर और पैनक्रियास तो पढ़ा है, ठीक है, ये 100% हमने पढ़ा है। जब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात की थी, इनके सिक्रीशन के बारे में बात की थी। हमने कहा था लिवर के सिक्रीशन कहाँ पहुँचते हैं, लिवर से सिक्रीट होंगे, लेकिन कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। पैनक्रियास के सिक्रीशन कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया है। चलो, एक बार यह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, या अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, एक बार आप यहाँ पर इस चीज को रिकॉल करेंगे। चलो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, हमने कहा दोनों का काम सिक्रीशन है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये भी कुछ सिक्रीट करेंगे। दोनों का फंक्शन क्या है, यहाँ पे सिक्रीशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले समझो चीजों को। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि ये जो अपनी सिक्रीशन है, ये अपने सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, ये क्या हमने बनाया है, ये ब्लड है और ब्लड सेल्स हमने यहाँ पे बनाई हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या तैर रहा है, प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा। ठीक है, तो आपने कहा कि ऐसी ग्रंथियां जो अपनी सिक्रीशन को सीधे ब्लड में डाल देती हैं। अच्छा देखो, सिक्रीट कहाँ से हो रहा है और उसकी टारगेट साइट क्या है, वो दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई चीज जो है वो यहाँ से सिक्रीट हो रही है, ठीक है, लेकिन इसे एक्ट जो करना है वो यहाँ पर करना है, ये वाला स्थान है, तो सिक्रीशन तो यहाँ पर है। ठीक है, और आपने कहा जो टारगेट साइट है वो यहाँ पर है। अब बात यह है कि सिक्रीशन जो है वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचते हैं, ये हमने बात करनी है, और इसी के बेसिस पे हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड आते हैं। ऑफ कोर्स और भी डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मेन डिफरेंस जो अभी हमें करना है वो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, हमने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी सिक्रीशन को कहाँ डाल देंगी, ये अपनी सिक्रीशन को डाल देती है ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, तो जहां पर भी अब ये जो ब्लड क्या होगा, ये सर्कुलेट होगा, इस ब्लड के अंदर क्या होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होंगे। जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ये सिक्रीशन भी जाएंगे। जहां पर इन सिक्रीशन के टारगेट साइट होगी, ये अपनी टारगेट साइट में पहुंच जाएंगे, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जो कि अपनी सिक्रीशन को ब्लड में यहाँ पे डालती हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसी ग्लैंड का जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रीशन को ब्लड में डालती है, और ब्लड के थ्रू ये जो सिक्रीशन है ये यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन जो रिलीज करती हैं वो मोस्टली हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, जो मोस्ट कॉमन है और जिसको हम बार बार एग्जांपल में करते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन को ब्लड में यहाँ पर क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और जहाँ पर भी ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पर भी ग्रोथ हार्मोन की टारगेट साइट है, वहीं पे जो ग्रोथ हार्मोन है वो पहुँच जाता है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि LH और FSH की हम बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं।
ठीक है। अच्छा, इनकी टारगेट साइट क्या होती है एलएच और एफएसएच की? आपने कहा कि अगर हम मेल में बात करें तो मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में बात करें तो ओवरीज यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब हो कहाँ से सिक्रेटरी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहाँ था? आपके ब्रेन वाले जो ये आपका ब्रेन है, ब्रेन वाले पोर्शन में आपका पिट्यूटरी पाया जाता है, और ये जाएगा कहाँ ट्रैवल करके? आपने कहा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पार्ट में जाएगा। कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ये तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एंडोक्राइन सिक्रीशन होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल इनकी टारगेट साइट है यहाँ पर, ठीक है, इनकी टारगेट साइट यहाँ पर है। अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें पाई जाती हैं डक्ट, और ये क्या करेंगी? डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को अपनी टारगेट साइट तक पहुंचाएंगे ऐसे करके। ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये डक्ट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा और इनमें जो पाई जाती हैं वो डक्ट पाई जाती हैं, और डक्ट के थ्रू ये क्या करेंगे? अपने जो सिक्रेशन है उसको टारगेट साइट पे पहुंचाएंगे, ठीक है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इनमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं, ये सीधे अपने सिक्रेशन को ब्लड में डालते हैं। अच्छा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनमें डक्ट पाए जाएंगे और डक्ट के थ्रू ही ये अपनी सिक्रेशन को अपनी टारगेट साइट तक यहाँ पे पहुंचाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड से होने वाले सिक्रेशन को एक्सोक्राइन सिक्रेशन कहेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से होने वाले सिक्रेशन को एंडोक्राइन सिक्रेशन कहेंगे। अब आपको काफी हद तक अपने स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। हमने एग्जाम्पल इसका किया है, वो भी एक एग्जाम्पल किया है, इसके एग्जाम्पल जो है वो आपको समझने हैं, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दी गई है? स्वेट ग्लैंड दी गई है, स्लाइवरी ग्लैंड दी गई है, ऑयल ग्लैंड दी गई है, ठीक है। आपने इन तीनों ग्लैंड्स में से स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो तो पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? जब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे तब हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी। तीन प्रकार के हमने क्या देखे थे यहाँ पे? स्लाइवरी ग्लैंड देखे थे। पैरोटिड देखी थी, ठीक है, सबलिंगुअल देखी थी, सब मैंडिबुलर देखी थी। ये हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स आती है, 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, आप तीनों को रिलेट करेंगे। सबसे ज़्यादा आप सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं ऐड करती हैं, ब्लड में नहीं डालेंगे। ये वाला जो स्टेटमेंट कहना चाहता है, ये कह रहा है कि ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में नहीं डालती हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। अब अब आपने कहा कि ये डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को ब्लड में नहीं डालती हैं, इट मीन्स कि ये अपने सिक्रेशन को, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट मीन्स कि ये अपने सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू क्या करेंगे? अपने टारगेट साइट तक पहुंचाएंगे। यही तो मतलब होगा इसका। जब देखो ग्लैंड है, सिक्रेशन तो करेंगी, ब्लड में नहीं डालती है सिक्रेशन को, मतलब ये डक्ट के थ्रू डालती होंगी अपनी सिक्रेशन को। तो पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें इतना पता चला है कि ये तीनों ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्लड में नहीं डालते हैं तो ये डक्ट के थ्रू डालते होंगे, इट मीन्स कि ये क्या होंगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी। पहला जो स्टेटमेंट है वो तो ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। अब ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कुछ अलग ही स्टेटमेंट दे रहा है, इसके जस्ट अपोजिट। पहली जो स्टेटमेंट है उसके जस्ट अपोजिट हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट आती है वो यहाँ पर है कि इन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती हैं। अब दोनों बहुत अपोजिट है। पहली तो कह रहा है कि ये एंडोक्राइन नहीं हो सकती क्योंकि अपने सिक्रेशन को यहाँ पे ब्लड में नहीं डाल रही है। दूसरा जो स्टेटमेंट कहता है कि इसके पास तो डक्ट होती ही नहीं है। अगर इनके पास डक्ट नहीं होती हैं तो फिर क्या ऑप्शन था कि ये अपने सिक्रेशन को कहाँ डालेंगे? ब्लड में डालेंगे, लेकिन ब्लड में भी नहीं डाल रही हैं। इट मीन्स कि देखो दोनों जो स्टेटमेंट है वो जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। तो हमें इतना तो क्लियर हुआ है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है, दोनों ही सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों में से या तो एक बात सही है, ठीक है, या फिर आपने कहा कि दोनों ही गलत हो सकती हैं, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकती हैं। ये हमने अभी देखा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये है कि सबसे पहला जो कहता है, जो ऑप्शन ये कहता है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा कहता है? ये ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो उसको हटा दो, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये कहता है नहीं, बोथ स्टेटमेंट, ये वाला इसको तो हटा दो जो कहता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट,
कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। हमने कहा दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती हैं। अब आते हैं अपने और जो ऑप्शंस पे। अब इनमें से एक यही कहता है कि या तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, या तो ये दोनों ही गलत कह रहे हैं, या दोनों में से एक सही है, या तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। यही हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। इमेजिन कीजिए स्लाइवरी ग्लैंड को, ठीक है। स्वेट ग्लैंड को भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑयल ग्लैंड को भी आप इमेजिन कर सकते हैं। स्वेट ग्लैंड जो होता है, जैसे आपको पसीना आता है, ठीक है, पसीना कहाँ आता है, आपकी स्किन पे आपको पसीना निकलता है। ऑयल जो निकलता है वो भी हमारी स्किन पे निकलता है। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है तो आप देखेंगे कि उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। जैसे कि ये वाले जो पोर्शन होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ऑयली आपको मिलेंगे। ये जो नोज़ वाला जो एरिया होता है तो काफ़ी ऑयल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, स्किन पे। नेक्स्ट है आपने कहा स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का फंक्शन है सलाइवा को सिक्रीट करना। तो तीनों सिक्रीशन आपके सामने है, तीनों सिक्रीशन को आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। हमने कहा कि जो स्वेट ग्लैंड है उसका काम है स्वेट को रिलीज करना, पसीना जो है उसको श्रावित करना। पसीना कहाँ निकल रहा है, आपकी स्किन पे निकल रहा है। दूसरा है स्लाइवरी ग्लैंड, इसका काम है सलाइवा को सिक्रीट करना। सलाइवा कहाँ निकल रहा है, आपके मुंह में निकल रहा है। तीसरी जो है ऑयल ग्लैंड, वो जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है वो भी कहाँ निकल रहा है, आपकी स्किन पे निकल रहा है। तो देखो, पहली जो स्टेटमेंट कह रही है कि ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में ऐड नहीं करते हैं, तो ये काफी हद तक सही है, या आप कहेंगे कि पूरी सही है, क्योंकि सारे सिक्रीशन जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर ये अपना सिक्रीशन ब्लड में ऐड करते तो हम इन सिक्रीशन को नहीं देख पाते, हमें स्वेट देखने को नहीं मिलता, ऑयल देखने को नहीं मिलता। सलाइवा जो है वो हमारे मुंह में आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सलाइवा जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के हमारे मुंह में आता है, ऐसा तो नहीं है। सलाइवा जो है, लार जो है, या जो थूक जिसे हम कहते हैं, वो हमारे मुंह में रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। इट मीन्स कि पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि तीनों जो है अपनी सिक्रीशन को ब्लड में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो सही है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, ये कौन से ग्लैंड हो सकती हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकती हैं, क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में नहीं डाल रही हैं। तो अब दूसरे स्टेटमेंट का क्या, कि इनके पास डक्ट नहीं होती। हमने कहा ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी, क्योंकि अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इनके पास डक्ट यहाँ पर होंगे। तो हमने क्या बोला है, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। कहां पर है ये, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर आता है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो सही कहता है कि ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालती हैं। इसीलिए ये क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, और इसीलिए इनमें डक्ट भी होंगे। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 कहते हैं कि इनमें डक्ट नहीं होती। हमने कहा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास ये ग्रंथियां आई हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास यही ग्रंथियां आएंगी। मे बी आपके पास और एग्जाम्पल आ सकते हैं, अलग अलग जो ग्रंथियां हैं वो आ सकती हैं। तो इसीलिए ये समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या एग्जाम्पल है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या एग्जाम्पल है, वो आपको यहाँ पर समझने हैं। चलिए आगे बढ़े। ये आपका यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बोला गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड as they are ductless gland, whereas the exocrine glands like a salivary gland have a duct and do not release their secretion into the blood directly। ठीक है, चलो, ठीक है, क्या है एक्सप्लेनेशन, क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, क्योंकि वो नलिका रहित ग्रंथियां होती हैं, जबकि लार ग्रंथियों की तरह बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं और वे अपने स्राव को सीधे रक्त में नहीं डालती हैं या नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन किडनी सेल इज। आपने कहा कि मनुष्य की जो किडनी सेल है, किडनी यानी कि जो वृक्क हमारी होती है, उसमें जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, कितने नंबर होते हैं। तो ऑप्शंस देखो अपने, क्या क्या ऑप्शन है, 1 पेयर यानी कि एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, या 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कौन से लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, या 3 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, या 4 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और लैंगिक गुणसूत्र होते हैं,
ठीक है। अच्छा चलो, अगर हम ये डिस्कस कर देंगे तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो इतना समझिए कि दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। हमें यही बताना है कि यहाँ पर जो लैंगिक गुणसूत्र हैं, मनुष्य की किडनी की जो सेल है उसमें लैंगिक गुणसूत्र कितने होंगे। एक बार देखिए अपने ऑप्शन को और चूज कीजिए। तो हमने बात की है यहाँ पर, हमने कहा जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो 46 क्रोमोसोम टोटल हमारे बॉडी में होते हैं, जिनमें 44 क्रोमोसोम जो हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो दो जोड़ी हमारे पास जो एक जोड़ी यानी कि दो क्रोमोसोम या एक जोड़ी हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो वन पेयर का मतलब क्या होगा, दो जोड़ी क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दो जोड़ी नहीं है, एक जोड़ी क्रोमोसोम है और दो क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, वन पेयर। एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है हमारे पास वो हमारा लैंगिक गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र ये है। तो लैंगिक गुणसूत्र बेसिकली कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। लेकिन किडनी सेल में कितने होंगे सर, हमें तो किडनी सेल का पूछा गया है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। हमने कहा हमारी जितनी भी सेल हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, जितनी भी सेल हैं उन सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक्सेप्ट गैमीट, ठीक है। जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर जितनी भी सेल है, चाहे आपकी किडनी की सेल है, चाहे आपकी लिवर की सेल है, या आपकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, जितनी भी पूरी बॉडी की कोई भी सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे और सेम ही होंगे। 44 जो हैं, 44 गुणसूत्र जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं या दो गुणसूत्र जो होते हैं वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है, एक जोड़ी का मतलब दो गुणसूत्र होते हैं, तो हमें पता है। अब आपने कहा चाहे आप किडनी सेल की बात करें या लिवर सेल की बात करें, सब में सेम ही होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, आपने कहा वन पेयर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है हमें, एक्सप्लेनेशन में हमें बोला गया है human have 46 chromosome, that is 23 pairs of chromosome in all cells except for the gamete cell, मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है। हमने कहा हमारी सारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ गैमेट के अलावा। 22 ऑफ दिस पेयर, 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े का मतलब होता है 44 क्रोमोसोम जो हैं, आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, इनको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम्स कहेंगे। एंड लुक द सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोसोम हम कह रहे हैं। द थर्ड 23rd पेयर, यानी कि जो एक जोड़ी जो होता है जिनमें कि दो क्रोमोसोम हमें मिलेंगे, उनको हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। डिफर इन मेल एंड फीमेल, जो कि मेल और फीमेल में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, that is XX, while male have one X and one Y chromosome, that is XY. Thus all non-gamete cell have a two क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी कि हर एक सेल में दो लैंगिक गुणसूत्र हमारे पास आते हैं। अब देखो इधर आओ, हमने बोला कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, यानी कि युग्मक कोशिकाओं में जो युग्मक हमारे होते हैं, जो गैमेट होते हैं उनके अलावा, ठीक है, जो यहाँ पर क्या होते हैं शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, उनको छोड़कर सभी कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े का मतलब 46 है, ठीक है, इतना तो हम समझते हैं। अब इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं यानी कि जो 44 क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं और ये पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, यस। अब हमने कहा 23वें जोड़े को, जिसको हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, जो कि पुरुषों और महिलाओं में भिन्न भिन्न होता है, महिलाओं में XX होते हैं और जबकि पुरुषों में XY यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार सभी गैर युग्मक कोशिकाओं में दो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। कितने लैंगिक गुणसूत्र होंगे, दो होंगे। अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो XX होगा यहाँ पे, अगर मेल की बात हो रही है तो XY यहाँ पर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो समझो यहाँ पर क्या आपसे क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
नेक्स्ट है, अ फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा गया है फीमेल गैमेट के बारे में और बोला गया है कि फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन कहते हैं कि एक वाई क्रोमोसोम होता है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तीसरा कहता है कि दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और चौथा कहता है कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। क्वेश्चन कहता है कि फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, फीमेल गैमेट की बात हुई है, सेल की बात नहीं हुई है। ठीक है, अगर अच्छा चलो दोनों को ले लेते हैं, गैमेट भी ले लेते हैं और सेल भी ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक फीमेल जो है उसकी जो सेल में कितने क्रोमोसोम्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, उसकी सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, और फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लैंगिक गुणसूत्रों की बात हो रही है। वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं है लैंगिक गुणसूत्र, क्योंकि क्वेश्चन में गैमेट है तो इनफ है बताने के लिए, लेकिन हमने कहा फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि एक फीमेल जो है उसकी सेल में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, हमारे पास सेम ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 2x क्रोमोसोम। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं फीमेल की एक सेल में, 2x जो है दो लैंगिक गुणसूत्र होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल गैमीट में कितने यहाँ पे क्रोमोसोम होंगे, तब आपका आंसर क्या आएगा। तो देखो एक फीमेल की सेल है जिसमें क्या है यहाँ पे 44 प्लस XX, ये कंडीशन हमारे पास आती है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं एक सेल में, 46 क्रोमोसोम है। अब हमने ये देखा है कि ये जो सेल है वो डिप्लॉइड है, जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, आपने कहा डिवीजन होगा, मियोसिस होती है माइटोसिस होती है, ये आपको एक बार देख करके आना है। ठीक है, इस सेल में डिवीजन यहाँ पर हो गया है। जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन बनता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर हाफ हो जाते हैं। अब हमने कहा कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे तो कितना होगा, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, ये दो गैमेट हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्लस है, ये एक्स से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, 22 प्लस एक्स यानी कि 23 क्रोमोसोम, 22 प्लस एक्स यानी कि 23 क्रोमोसोम। अब ये जो दोनों गैमेट हमारे पास आते हैं ये हैप्लॉइड आते हैं, यही तो हमने बोला था हैप्लॉइड, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, गैमेट हैं, ये दोनों ही यहाँ पे गैमेट होते हैं। अब हमने कहा गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होंगे जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा। ये गैमेट कट रहा है यहाँ पे, ये गैमेट है। ठीक है, अब बताओ, अब तो आंसर आपके सामने है कि एक फीमेल गैमेट जो है, ये एक फीमेल गैमेट है और ये एक फीमेल गैमेट है। एक फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ऑप्शन देखो, एक वाई क्रोमोसोम होता है, देखो वाई क्रोमोसोम तो कहीं भी नहीं है फीमेल गैमेट में, हमने वाई क्रोमोसोम कहीं नहीं देखा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो पहले ही हट जाता है, चलो ये हट गया। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। आपने कहा वाई क्रोमोसोम अगेन है ही नहीं, फीमेल की जो सेल्स होती हैं उनमें वाई क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कि दो एक्स क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे। अब हमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो दो तो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। ठीक है, तो ये भी हट जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम होगा, यस, ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी एक एक्स क्रोमोसोम है, यानी कि फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलो तो एक्सप्लेनेशन क्या आया हमारे पास, ovum which is the female gamete always carries an X chromosome. This is because the allosome pair in female consists of 2 X chromosomes. ठीक है, चलो अपने आंसर को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और उसे चूज कर लेंगे। चलिए, तो ऐसे ही कुछ और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग घर से प्रैक्टिस करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।